मुंबई का एक हॉस्पिटल होता है और उस हॉस्पिटल में बीमार आदमी का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले भी लगे हुए थे। इसी बीच में कुछ डॉक्टर लोग आते हैं और डॉक्टर लोगों के पास आधुनिक हथियार थे। एक के बाद एक लगभग 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत के इतिहास का संभवतः ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अगले ही दिन अखबारों में खबर छपती है कि मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या जिसने की थी उसको उस हॉस्पिटल में मार गिराया गया है। एक नाम बड़ा तेज़ी के साथ सुर्खियों में आता है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं, एक यूपी का नया लड़का है, नया डॉन है, जिसका नाम होता है ब्रजेश सिंह। आज की कहानी उस लड़के की है जो पढ़ने में तो बेहद होशियार होता है, लेकिन हालात ने उसे यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक सबसे चर्चित डॉन बना दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बनारस से। बनारस का एक गांव होता है दोरहरा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसको लोग अरुण कुमार सिंह के नाम से जानते थे। अरुण कुमार ने हाई स्कूल में भी टॉप किया, इंटर में भी उसके फर्स्ट क्लास डिवीज़न से नंबर से पास होता है और अपने पिता से वादा करता है कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उसके पिता BSc में उसका एडमिशन करा देते हैं और BSc में एडमिशन करा रहे थे। उसके पिता चाहते थे कि बड़ा होकर ऑफिसर बने। दरअसल उसके पिता का नाम रविंद्रनाथ सिंह होता है, जो स्थानीय नेता भी होते हैं, साथ ही संभ्रांत किसान हैं। किसी के भी आसपास में कोई मामले हों, मसले हों तो उन्हें सुलझाने के लिए रविंद्रनाथ सिंह जाया करते थे। उनका बड़ा रसूख था, लोग बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया करते थे। लेकिन कुछ लोगों से उनकी दुश्मनी हो जाती है ज़मीन को लेकर। उस दुश्मनी की वजह से ही 27 अगस्त 1984 को कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या की खबर उनके बेटे अरुण के पास पहुंचती है तो बेटा रोता हुआ गांव आता है और अपने पिता की लाश पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं अपने पिता के हत्यारों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और वो इंतज़ार में लग जाता है अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की। लगभग 1 साल का उसे समय लगता है और 27 मई 1985 को उसके पिता की जिसने हत्या की थी, यानी कि हरिहर ने हत्या की थी, वो लड़का अरुण कुमार गोलियों से भून देता है, उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद फिर वो छुप जाता है। वो कहता था कि अभी मेरे जो सीने में आग लगी है, मेरे पिता की हत्या की आग अभी बुझी नहीं है, जब तक अभी और लोगों को न मार दूं। क्योंकि इस हत्याकांड में कुछ और लोगों के नाम भी शामिल थे और वो फिर इंतज़ार करता है। पहली हत्या में पुलिस वालों ने इतने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन 9 अप्रैल 1986 ज़िला होता है चंदौली, गाँव होता है सिकरोरा। ये लड़का पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचता है और यहाँ जाने के बाद पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है। एक साथ सामूहिक हत्याकांड होता है और जैसे ही सामूहिक हत्याकांड होता है तो बवाल मच जाता है। आखिरकार पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है। जब इस लड़के से नाम पूछा जाता है तो ये लड़का अपना नाम बताता है, ब्रजेश सिंह। मारा क्यों? अपने पिता की मौत का बदला लिया है। मेरे पिता को इन्होंने मारा था, मैंने इनको मार दिया है। पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको गाज़ीपुर की जेल में बंद कर देते हैं। और जब गाज़ीपुर की जेल में इसको बंद किया गया था तो वहाँ तक तो इसका जीवन सही था, समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी दोस्ती हो जाती है। एक हिस्ट्री शीटर होता है त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी होती चली जाती है। जब ये जेल से बाहर निकलते हैं, साल 1990 की बात है, जैसे इसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था, ठीक हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की, जो कि पुलिस में कांस्टेबल होता है, उसकी हत्या हो जाती है। और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए, क्योंकि हत्या करने वाला कोई और नहीं, वो भी हिस्ट्री शीटर होता है जिसका नाम होता है साधु सिंह। और साधु सिंह को मारने के लिए जब ये प्लानिंग करते हैं तो पता चलता है कि उसका इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा है। साधु सिंह का इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। ये दोनों पुलिस के भेष में जाते हैं और पुलिस के भेष में जाने के बाद लगातार तड़ातड़ गोलियां चलाते हैं और साधु सिंह का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन त्रिभुवन सिंह की जो आत्मा थी, उसकी जो सीने में आग लगी थी, वो आग ठंडी नहीं हुई थी। उसे लगता है कि अभी कुछ कम है, इसलिए वो साधु सिंह की माँ सहित उसके परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। और एक बार नाम ये और तेज़ी के साथ सुर्खियों में आ जाता है। और जैसे ही नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आता है तब लोग हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह को तो जानने ही लगे थे, लेकिन इसके साथ साथ जानने लगते हैं ब्रजेश सिंह को। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अब यहाँ से निकलने के बाद जो ठेके होते हैं कुछ ऐसी, चाहे वो कोयले के ठेका हो, चाहे आजमगढ़, बलिया, भदोई, बनारस से लेकर बिहार, झारखंड तक
शराब की तस्करी होती थी उसके ठेके होते थे, उस पर कब्ज़ा करना होता था, स्क्रैप का कारोबार होता था, रेलवे के ठेके होते थे या बालू के पट्टे होते थे। इनमें अब ब्रजेश सिंह और उसका दोस्त त्रिभुवन सिंह लगातार मिलकर अपना काम कर रहे थे। जब ये काम कर रहे थे तो उनकी दुश्मनी हो जाती है। साधु सिंह का बहुत करीबी रहा था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अच्छे घर से था, वो अच्छा क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन उसने वो अच्छी ज़िंदगी छोड़कर और वो भी माफियागिरी में पड़ जाता है, डॉन बन जाता है, डाकू बन जाता है, गुंडा बन जाता है। और उसके बाद वो भी इसी तरह के ठेके लिया करता था, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो बालू का ठेका हो, और इस तरह के लगातार ठेके ले रहे थे। इधर ठेके ये भी लेते हैं, तो इनमें आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है। त्रिभुवन सिंह की दुश्मनी साधु सिंह से थी, या साधु सिंह की दुश्मनी त्रिभुवन से थी, लेकिन ब्रजेश सिंह से नज़दीकी होने की वजह से अब ब्रजेश सिंह की दुश्मनी भी मुख्तार अंसारी से शुरू हो जाती है। और मुख्तार अंसारी आर्थिक रूप से कमज़ोर था, राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत था, राजनीतिक रूप से मजबूत था, पैसे से मजबूत था, लेकिन ब्रजेश उतना मजबूत नहीं था और ब्रजेश को ये इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। साल 1990 की बात है। बिहार और आज का झारखंड, उससे पहले भी वो बिहार में ही शामिल था, वो वहाँ की तरफ रुख करता है और वहाँ का एक बाहुबली विधायक होता है सूर्यदेव सिंह, जो कि कोयले का एक बड़ा कारोबारी होता है। और उसके संपर्क में आने के बाद ये उसके लिए सारा काम करता था, लेकिन पता चलता है कि उसके 6 विरोधी थे। 6 विरोधियों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में इसी ब्रजेश सिंह का नाम आ जाता है। एक लड़का जो बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, बाप की हत्या होती है और वो इसके रास्ते लगातार बदलते चले जाते हैं, दूर अलग अलग होते चले जाते हैं और ब्रजेश सिंह का नाम एक बार से फिर सुर्खियों में आता है। और शासन प्रशासन के लोग जब इसे गिरफ्तार करने की लगातार दबिशें दे रहे थे, तब ये यहाँ से भागकर मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई जाता है तो मुंबई में जाने के बाद इसकी दोस्ती हो जाती है सुभाष ठाकुर से। सुभाष ठाकुर से दोस्ती होती है, मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी पता चलता है कि ये सुभाष ठाकुर जो है वो मुंबई का एक डॉन है, दाऊद इब्राहिम। बाद में उसको अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जाना जाता था, जिसकी एक अपनी डी कंपनी भी चला करती थी। दाऊद इब्राहिम की दोस्ती होने की वजह से इसी बीच में पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम की जो बहनोई हैं इब्राहिम पारकर, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। हत्या करने वाला या करवाने वाला कोई और नहीं था, अरुण गवली था, जो कि वो भी अपना आप में डॉन था और जिसने हत्या की थी उसको तलाश करने के लिए डी कंपनी के लोग अलग अलग मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और उन्हें आखिरकार मौका मिलता है। ब्रजेश सिंह को भी अपनी दोस्ती और अपनी ताकत का एहसास कराने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। बताया जाता है कि 22 सितंबर 1992 को मुंबई के जे हॉस्पिटल के रूम नंबर 18 में उस व्यक्ति का, जिसका नाम होता है शैलेश हल्दांकर, उसका इलाज चल रहा था और उसकी सुरक्षा में 2 पुलिस वाले भी लगे हुए थे। तभी ये लोग डॉक्टर का भेष धारण करते हैं और आधुनिक हथियार लेके उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाते हैं। लगभग 500 राउंड गोलियां चलती हैं। यहाँ दाऊद इब्राहिम के बहनोई का हत्यारा शैलेश हल्दांकर भी मारा जाता है। उसकी सुरक्षा में लगे हुए 2 सिपाही भी मारे जाते हैं और एक और अन्य व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है। 4 लोगों की हत्या होना और पुलिस वालों की हत्या होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद पुलिस इन्हें जब ढूंढना शुरू करती है तो इसमें नाम आता है ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह अब दाऊद इब्राहिम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था, लेकिन दाऊद इब्राहिम के मन में एक कुछ पल रहा था देश के खिलाफ और साल 1993 में वो मुंबई में ब्लास्ट करा देता है। जब ब्लास्ट होते हैं तब ब्रजेश सिंह इससे नाता तोड़कर यहाँ से निकल जाता है, अलग चला जाता है और वापस आने के बाद अपने उत्तर प्रदेश में ही वो जो ठेके पहले लिया करते थे, उन ठेकों के सहारे वो अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो कोयले के ठेके हों, चाहे वो शराब की तस्करी हो, चाहे वो स्क्रैप का कारोबार हो, चाहे रेलवे के ठेके हों या बिजली विभाग के हों या बालू के ठेके हों। लेकिन इसी बीच में जब लगातार ठेके लिए जा रहे थे तो ठेके लेने के दौरान ही इससे मुख्तार अंसारी से दुश्मनी लगातार बढ़ती चली जाती है और जहाँ जिसका दाव पड़ता था वहाँ उनके लोगों की मार रहे थे, उनकी हत्याएँ कर रहे थे। और ऐसे ही एक दिन आता है 15 जुलाई 2001 की ये बात है। मुख्तार अंसारी उस टाइम विधायक बन चुके थे और मोहम्मदाबाद से वो मऊ की तरफ जा रहे थे। मोहम्मदाबाद से महज 7 किलोमीटर दूर निकले ही थे कि रास्ते में उनके काफिले को एक ट्रक खड़ा मिलता है। वो समझ नहीं पा रहे थे, जैसे उस ट्रक के बराबर से निकलते हैं तो उस ट्रक के अंदर पहले से ही कई सारे बदमाश बैठे हुए थे जिनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और लगातार गोलियां चलती हैं। मुख्तार अंसारी का काफिला समझ नहीं पाया था, संभल नहीं पाया था, लगातार गोलियां चल रही थीं और गोली चलते चलते इसमें लगभग मुख्तार अंसारी के सहित 11 लोगों को गोलियां लगती हैं। लेकिन 11 के 11 तो ठीक थे, घायल थे गंभीर रूप से, लेकिन उनका एक सुरक्षाकर्मी होता है, वो सुरक्षाकर्मी
मारा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हो जाता है। लेकिन ब्रजेश सिंह घायल था, ना तो आसपास के किसी गांव में देखा गया, ना आसपास के किसी हॉस्पिटल में देखा गया, और पुलिस ने उसकी घेराबंदी चारों तरफ से शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ब्रजेश सिंह पुलिस के हाथ लगता ही नहीं है। पुलिस इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देती है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ब्रजेश सिंह पुलिस के हाथ लगता ही नहीं है। फिर ये लोग समझने लगे थे कि इसमें जो ठेके और जो दुश्मनी चल रही थी, इस बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी ब्रजेश सिंह की किसी ने हत्या कर दी हो। और ब्रजेश सिंह जब यहाँ से अचानक से गायब हो जाता है तो उसके पुराने इतिहास को, पुराने रिकॉर्ड को खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही थी। तो पता चलता है कि लगभग दोनों के बीच में 40 से 50 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो इनके गुर्गे थे, इनके इधर इर्द गिर्द रहते थे, जो इनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। और इसी बीच में ब्रजेश सिंह पर महाराष्ट्र में मकोका के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, टांडा भी लगा था, हत्या के मुकदमे इन पर थे, हत्या का प्रयास का मुकदमा था, हत्या की साजिश का मुकदमा था, दंगा भड़काने का मुकदमा था, ज़मीन कब्जाने तक के मुकदमे इस ब्रजेश सिंह पे लगातार दर्ज हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ब्रजेश सिंह पर 100 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे, और ये मुकदमे लगातार जो दर्ज हुए थे, ये गायब हो चुका था सन 2001 के बाद में। हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, क्योंकि इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। तभी दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है, मुखबिर ये सूचना देता है कि एक व्यक्ति है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, वहाँ पर विंध्याचल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाता है, नाम है उसका अरुण सिंह। ऐसा तो नहीं है वो आपके काम का व्यक्ति हो। दिल्ली की स्पेशल टीम जब पुलिस की वहाँ पहुँचती है, जाकर उससे गिरफ्तार करती है, उसका नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम अरुण सिंह बताता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके आती है, तो जब वो सघन पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो अरुण सिंह जो 6-7 साल से 8 साल से छुपा हुआ था, वो व्यक्ति अरुण सिंह नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह होता है, जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला और इसे कभी दिल्ली लेके गए, कभी मुंबई लेके गए, जहाँ जहाँ उस पर मुकदमे दर्ज थे वहाँ लेके जाते हैं। और जब मुंबई वाले जो जे हॉस्पिटल के मुकदमे में इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इस पर वो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, और ये जेल में रहता है। और जेल में रहते ही सन 2012 में भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ता है, लेकिन हार जाता है। लेकिन इसी बीच में सन 2010 में, उससे पहले ही, इसकी पत्नी होती है अन्नपूर्णा, और बीएसपी से एमएलसी का टिकट लेती है, चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। ये जेल में रहता था, और जेल में रहने के बाद इसकी जितने भी गोरख धंधे थे, चाहे वो कोयले का हो, शराब का हो, बालू का ठेका हो, बिजली का ठेका हो, या अन्य अलग तरह के हों, या रंगदारी हो, हत्या हो, कुछ भी हो, जेल से रहते रहते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। सन 2016 में एक बार ये ट्राई करता है खुद से एक एमएलसी का इलेक्शन लड़ने की। बीजेपी ने बैकडोर से चुपके से सपोर्ट किया, इसे अघोषित प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और नाम हम लिया नहीं था। लोगों ने जब इसको वोट दिए तो ये एमएलसी भी बन जाता है। और सन 2022 में भी इसकी पत्नी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट से एमएलसी का टिकट लेती है और एमएलसी बन जाती है। इसके भतीजा भी होता है, जो 2-3-4 बार से शायद ये विधायक भी लगातार बनता रहा है। जेल में रहते हुए भी ये व्यक्ति अपना कारोबार में लगातार चल रहा था। बताया जाता है कि एक बीजेपी के नेता होते हैं कृष्णानंद राय, जिनकी बाद में हत्या हो जाती है, और राजनाथ सिंह से भी इसके बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते हो जाते हैं। और करीबी रिश्ते होने की वजह से इसलिए इसका कुछ बिगड़ा नहीं था, बहुत मजबूत तरीके से ये व्यक्ति होता है, और किसी की हिम्मत नहीं थी। बताते ये भी हैं कि आगे चलकर गवाह पलट गए थे बहुत सारे मुकदमों से। आगे चलकर गवाहों के बयानों में विरोधाभासी था, जिसकी वजह से बयान देते तो थे गवाह, लेकिन जैसा बयान उन्होंने चार्जशीट में लिखवाया था वैसे बयान नहीं होते थे। इसलिए एक के बाद एक मुकदमों की जो संख्या थी वो गिरती चली जाती है। विरोधी पक्ष के जो वकील होते हैं वो उनकी कमज़ोर पैरोकारी होती है, इसकी वजह से भी मुकदमे कम होते चले जाते हैं। वो पैर भी ठीक से नहीं कर रहे थे, और धीरे धीरे करके मुकदमों से ये बरी होता चला जाता है। बताया जाता है कि सन 2016 में इसने चुनावी शपथ में जो अपना हल्फनामा दाखिल किया था तो उसमें 11 मुकदमे थे, और 11 मुकदमे, हालांकि बाद में ये अगस्त 2022 से जेल से बाहर निकल जाता है। परिवार के लोग अब राजनीति से जुड़ चुके हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा मुकदमे इस व्यक्ति पे थे। इस व्यक्ति का नाम पूर्वांचल के सबसे ताकतवर डॉन के रूप में, बाहुबली के रूप में उभरा था। आज भी किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि इसके सामने पड़ सके। पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं, किसी नेता की भी हिम्मत नहीं। मुख्तार अंसारी के अलावा इन दोनों के में किसी और ने इनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। और इन दोनों में जिस तरह की अदावत चली आ रही है, वाकई
ये पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि भारत का एक जाना माना डॉन है जो आज भी सुरक्षित है और एक सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद पोश पहनकर, जो पुराने जितने भी दाग थे इसके दामन से बिल्कुल मिट चुके हैं। अब आगे भविष्य में कोई इसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गवाह इसके खिलाफ गवाही देगा या नहीं देगा, कोई वकील इसके खिलाफ मजबूती से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कुछ पता नहीं। जब ये सब चीज़ें गवाह नहीं होंगे, अदालत में वकील ठीक से लड़ेगा नहीं, तो ऐसे आदमी राजनीति ही करेंगे और इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।